वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का चैप्टर। सो सेल को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट। इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लिविंग है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके पास वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो क्या है, नॉन लिविंग है। अब वो बेसिक यूनिट क्या है, वो है सेल। ठीक है। सो जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख रहे हैं। ठीक है। सो ऐसा क्या है उनमें जिसकी वजह से वो लिविंग है, और जो हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी क्या है, नॉन लिविंग। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम सबके पास क्या है, सेल। अब सेल क्या होती है, तो सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। लाइक एग्जाम्पल सुनो, सेल, सेल से आगे जाके बनता है टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। सो सेल हमारे पास क्या कर रही है, पूरा स्ट्रक्चर बना रही है ना बॉडी का। फंक्शन यूनिट कैसे हुई, अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी के फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, भाई सेल से ही तो हमारे पास टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, देन क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। सो हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, सेल की वजह से तो कर रही है। सो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सारे ही ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल्स के बने रहते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल्स के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नंबर वन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नंबर सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होंगे उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जैसे हम लोग हैं, हमारे पास मोर देन वन सेल है, हमारे पास काफ़ी सेल्स हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसके अंदर कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होंगे, जिनके पास एक सेल होती है उनकी बॉडी के अंदर। मल्टी सेलुलर जिनके पास बहुत सारी सेल्स मिलेंगी। ठीक है। अब देखते हैं सेल। तो देखो, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हमारे सारे लाइफ के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। अब देखो, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब यूनि का मतलब एक। अब इमेजिन करो, आप हो अकेले अपने घर पे। ठीक है। आपके ना अभी फ़िलहाल मम्मी पापा भी कोई भी नहीं है। सो आपको अपने घर का काम सारा खुद करना पड़ेगा, खुद स्कूल जाना पड़ेगा, खुद अपना लंच बॉक्स सब कुछ बनाना पड़ेगा। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, एक ही सेल है। अब उस एक सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसी को डाइजेशन कराना है, उसी को एक्सक्रीशन कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, सारी चीज़ें उसी को करनी है। ठीक है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, उनको खुद ही वहाँ पे काम करना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है। सो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसीलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल हमें देखने को मिलती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ डिस्कवरीज। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास सेल को देखा किसने। पहले तो सुन लो, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक डेड सेल को देखा था सबसे पहले। ठीक है। और जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने पहली लिविंग सेल देखी थी। अब आप याद कैसे करोगे, लिवेनहॉक यानी कि लिविंग सेल को इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। देन है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास सेल के अंदर क्या देखा था, न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लियस काफ़ी डेंस डेंस होता है, काफ़ी घना होता है, तो याद रखो कि ब्राउन कलर, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा। ठीक है। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने हमारे पास पहली लिविंग सेल को देखा था। ठीक है। सो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या देखी थी, लिविंग सेल देखी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाके क्या देखा था, न्यूक्लियस। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन होती गई माइक्रोस्कोप की, एडवांसमेंट होती गई है ना, इंप्रूवमेंट होती गई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम सारे स्ट्रक्चर देख पाए। क्लियर। अब आती है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं वो। पहले आते हैं शिल्डन। ठीक है। ये आते हैं 1838 के अंदर, ये होते हैं जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उन सभी के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि सेल से आगे जाके क्या बनते हैं, टिश्यू। ये किसने बताया था, शिल्डन ने बताया था 1838 के अंदर। अब उसी के बाद हमारे पास एक और आते हैं, शिवान, 1839 के अंदर। ये भी जर्मन के होते हैं, ये होते हैं जूलॉजिस्ट। ठीक है। ये स्टडी करते हैं एनिमल सेल के ऊपर। ये क्या बताते हैं कि जो एनिमल सेल है
उसके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन, कि एक आउटर मोस्ट एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके बाहर देखो सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर मिलेगी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा एक और वॉल होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये वाली चीज़ें हमें किसने बताई थी, जर्मन जूलॉजिस्ट जो थे शिवान, ठीक है। सो इसको ही हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। देखो तो हमारे पास 1838 के अंदर श्लिडन आते हैं जो कि जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और बताते हैं कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स होंगे वो सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल से बने होते हैं और आगे जाके सेल फर्दर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाती हैं। उसी के टाइम पे 1839 के अंदर एक जूलॉजिस्ट आते हैं जो कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी सेल्स देखते हैं। उन्होंने क्या बताया कि सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने प्लांट के अंदर बोला कि उनके पास एक एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा मतलब एक सेल मेम्ब्रेन तो हो गई, ठीक है, उसके बाहर एक और प्रेजेंट है सेल वॉल, ठीक है। So on the basis of this, Shivan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cells and product of cell. इसका मतलब अब जो हमारे पास जो डिटेल निकल के आई, शिवान ने जो जो चीज़ें देखी तो उन्होंने बोला कि हमारे पास श्लिडन ने भी बोला कि प्लांट के अंदर सेल है, ठीक है, और इन्होंने अभी एनिमल के ऊपर भी स्टडी की तो उन्होंने बोला एनिमल्स के अंदर भी सेल है। इसका मतलब प्लांट है या एनिमल है, इन दोनों की बॉडी किससे बनी है, सेल या फिर उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से, ठीक है, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल। समझ में आया। सो ये है हमारे पास सेल थ्योरी। लेकिन अब भी दिक्कत हमारी ख़त्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पुरानी सेल है, मतलब जो सेल है वो बनी किससे है, ठीक है। सो हमें ये तो नहीं बताया कि जो सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कहाँ से बन के आई हैं। सो उसका आंसर हमें देने के लिए आते हैं एक साइंटिस्ट, उनका नाम होता है विर्शो, ठीक है। सो वो बताते हैं कि जो सेल है ना वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से आगे जाके दूसरी सेल बनती है। इसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल डिवाइड होंगी फिर न्यू सेल आगे जाके बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। सो श्लिडन और शिवान ने हमारे पास क्या दी थी, सेल थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से नई सेल्स हमारे पास बनती हैं। तो हमारे पास विर्शो 1855 में आते हैं, वो कहते हैं सेल हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले रहती थी उनसे डिवाइड होकर आगे दोबारा से क्या बनी है, एक न्यू सेल बनी है। इसको बोलोगे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। सो उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दी। उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि जो सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, वो सारे किससे बने हैं, सेल या फिर उनके सेल ऑफ प्रोडक्ट से बन के आते हैं। सो इसमें मॉडिफिकेशन की गई। फर्स्ट तो वही है जो भी हम पढ़ के आए थे श्लिडन शिवान की थ्योरी से। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, ओवरव्यू ऑफ सेल। अब देखते हैं सेल हमारे पास बाहर से दिखता कैसा है। हम क्या करेंगे, एक अनियन पील लेंगे, यानी कि हमने एक प्लांट सेल ली, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो। हमने क्या देखा कि भाई ये तो प्लांट सेल है, इसका मतलब इसके पास क्या मिलेगी, सेल वॉल। तो मानो ये आपके पास अनियन पील सेल ली, इसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल हमारे पास बाहर आउटर बाउंड्री है, आउटर कवरिंग है प्लांट के अंदर। अब सेल वॉल को कैसे याद रखोगे कि ये तो अलग से दे रखी है, जबकि एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है। सो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। जो प्लांट होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, सो उनकी बॉडी को कोई भी हार्म पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा बाउंड्री प्रेजेंट है ताकि वो अपनी बॉडी को सेफ रख सके, ठीक है। सो इनके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री। कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक। अब दूसरा बोला ना, एक ले लो ह्यूमन चीक, यानी कि एक एनिमल सेल लेके देख लेते हैं कि वो कैसी दिखती है। हमने जब ह्यूमन चीक के जब सेल ली तो हमने देखा उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर इन्होंने बोला एक घना सा एक न्यूक्लियस भरा है जिसके ऊपर एक कवरिंग दे रखी है, यानी कि मानो ये रहा आपके पास सेल। अब इसको कैसे मानोगे, सेल को मान लो आप अपना घर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, हेड होते हैं ना बेसिकली घर में। न्यूक्लियस को मान लो हेड, ठीक है। बाकी अब हम लोग भी तो घर में रह रहे हैं, हम क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया बचा वो है ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, ये सारे होते हैं, ठीक है।
अब ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सो वो सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये हमारे पास मेन एरिया होता है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं ताकि हम सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रख सकें। ठीक है, तो देखो एक बार रीड कर लेते हैं। जो ह्यूमन चीक सेल थी उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, जिसको हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या देखा कि भाई न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत घना घना सा न्यूक्लियस है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम के अंदर ही हमारे पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। क्लियर? सेल्स है हमारे पास जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक से आप लोग याद रखोगे कि मैं आप लोगों की बात करूँ तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो हमारे पास क्या होते हैं? जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि न्यूक्लियस है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलने वाली है। ठीक है, सो हम है यूकैरियोट्स यानी कि मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। अब कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रो से याद रखो पुराने ज़माने के। सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सो एक होता है यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, और प्रोकैरियोटिक वो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर? चाहे वो प्रो हो या फिर यूकैरियोटिक हो, या तो हम लोग हो या फिर पुराने ज़माने के हो, सबके पास साइटोप्लाज्म मिलने वाला है जो कि हमारे पास ऑक्यूपाई करता है सेल के वॉल्यूम को। साइटोप्लाज्म क्या है? जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर हो या फिर एनिमल के अंदर हो। काफ़ी सारी हम लोग केमिकल रिएक्शंस इसी के अंदर परफॉर्म करते हैं ताकि हम सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रख सकें। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने पास। थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं ऑर्गेनेलीज वगैरह कैसे अरेंज है। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास, अब देखो जब न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग थी, है ना, सो हमारे जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, ये इन सब के ऊपर भी क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो न्यूक्लियस के साथ साथ जितने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, यानी कि उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो कि यूकैरियोटिक के अंदर भी मिलेगा और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं कहाँ पे मिलने वाला है, सो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वही आगे क्लोरोफिल वगैरह बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होता है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखोगे राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट है एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होनी ज़रूरी है, बिल्कुल। तो हमारे अंदर होता है सेंट्रोजोम। ठीक है, इसको आगे बताएंगे कि ऐसे कैसे सेल डिवीजन में इसकी हेल्प होती है बेसिकली सेंट्रोजोम की वजह से। ठीक है, सो एनिमल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीजन के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ी सेल की साइज शेप की बात कर लेते हैं। तो सेल ज़्यादा डिफर करती है इन देयर साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अब सेल की डिफरेंट साइज हो सकती है, डिफरेंट शेप हो सकती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, देखो एक बार जो हमारे पास आरबीसी है, सो वो है बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी देखो अमीबॉइड। अब अमीबा की कोई शेप थोड़ी ना होती है। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, कॉलम की तरह खड़ी है एक तरीके से, देखो ना आप। तो ये है कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि लॉन्ग होती हैं और पतली पतली होती हैं। ये है नर्व सेल, तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना। सो ये कैसी है? आपके पास ब्रांच्ड है, लॉन्ग है। नेक्स्ट है ट्रैकीड, ये काफ़ी इलॉन्गेट दिख रही है आप लोगों को। मीजोफिल सेल देखो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी जो मैं एनाटॉमी के अंदर देख के आए थे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की जो सेल है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो है ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो उसको आप याद रखोगे। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर खून के अंदर क्या होती है? आरबीसी। सो आरबीसी का जो साइज है वो होता है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नर्व सेल अभी मैंने आपको बताया ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, उनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है।
कोई डिस्क लाइक हो सकता है, कोई पॉलीगोनल हो सकता है उनकी शेप के अकॉर्डिंग, कोई कॉलमनर, कोई क्यूबॉइड, कोई थ्रेड लाइक, कोई यहाँ तक कि शेप भी नहीं हो सकती बहुतों की। तो इनकी जो सेल की जो शेप होती है ना, वो वेरी करेगी कि उनका किस तरीके का फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि नर्व सेल है, अब नर्व सेल देखो लॉन्ग है क्योंकि उसको सिग्नल ले लेके जाने हैं। ठीक है, सो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लीरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, एक अलग बात क्या होती है इनकी प्रोकैरियोटिक की, कि ये होते तो छोटे हैं लेकिन बहुत जल्दी रैपिडली डिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक रियल में प्रो लाइफ जी रहे हैं, बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन करेंगे। राइट, इनका भी शेप साइज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, 4 तरीके की हमारे पास शेप होती हैं, बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, कोकस में ओ आ रहा है तो याद रखो स्फेरिकल टाइप होगा, विब्रियो, विब्रियो आई आ रहा है यानी कि कोमा टाइप होगा, स्पाइरलम हमारे पास क्या होगा, स्पाइरल टाइप होगा। ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। मतलब जो प्रोकैरियोटिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सिमिलर होती है, भले ही प्रोकैरियोट्स की साइज, शेप, फंक्शन बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। ठीक है, सो देखो हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन कोई डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर उनका जो डीएनए वगैरह भी होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो भी नेक्ड होगा, उसके ऊपर भी कोई कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल। एक यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है, माइकोप्लाज्मा, जो भी आप ऊपर पढ़ के आए थे, 0.3 माइक्रोमीटर का जिसका साइज था। ठीक है, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती, जबकि है क्या, प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, कोई भी इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है नेक्ड, कोई भी एनवलप इनके ऊपर नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब सुनो, अब थोड़ा बात कर लेते हैं डीएनए वगैरह की। सो एक होता है हमारे पास जीनोमिक डीएनए। ठीक है, एक होता है प्लाज्मिड डीएनए। एग्जाम्पल, मानो ये आपके पास सेल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वाई क्रोमोसोम, फिर डीएनए। अब इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। और अगर हमारे पास एक बाहर भी प्रेजेंट होता है, यानी जीनोमिक डीएनए के बाहर एक और डीएनए प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। इसकी भी पावर होती है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर होता है ये। ठीक है, सो देखो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर जीनोमिक डीएनए मिलेगा वही न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा उनके पास डीएनए के बाहर, जीनोमिक डीएनए के बाहर एक और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड को हम ज़्यादातर पढ़ते हैं बायोटेक के अंदर। सो अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो देखते हैं एक बार, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए भी होता है जो कि स्मॉल होता है डीएनए। ठीक है, ये प्लाज्मिड डीएनए हमारे पास फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। इसके अलावा वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हम 12th क्लास में देखते हैं इस चैप्टर को, इसमें हम रीड करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। सो वहाँ में प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए, किसको, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है विद फॉरेन डीएनए। फिर अभी मैंने आपको बताया जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, नो ऑर्डिनरी लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट्स के पास इसके अलावा कुछ इंक्लूजन्स भी होती हैं। पहले बता दूं इंक्लूजन्स क्या होती हैं। देखो हमारे पास कभी कभी क्या होता है, ये रहा, ये मानो ये सेल मेम्ब्रेन है, वही जैसे कि आप देखते हो। ठीक है, अब ये अंदर क्या होता है, हमारे पास ऐसे बनी रही थी सेल वॉल, बट ये क्या कर रही है, ये इनफोल्डिंग्स कर रही है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलोगे मीजोजोम। क्या बोलोगे, मीजोजोम। अब ये जो अंदर वाली जो सेल है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसने क्या कर ली, इनफोल्डिंग कर ली, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोजोम। ठीक है, सो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। तो देखो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूजन्स बनते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोसोम। ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग करवा के आगे हम क्या बनवा सकें, सेल वॉल बना सकें।
नेक्स्ट आता है टॉपिक सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कि भाई हमने सेल की कैसे कैसे कवरिंग कर रखी है ना, वो कैसे कैसे मॉडिफाई हो रखा है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक मस्त कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप लगा होता है जो कि बहुत टाइटली बाउंड होता है, उसके पास 3 लेयर होती हैं। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो देखो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। भाई देख किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर देख रहे हैं। तो अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन, देन क्या, सेल वॉल, और जो येलो वाली है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टफ कवरिंग होती है बाहर। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव यूनिट बना के हम लोगों को देते हैं, ठीक है। तो देखो आउटर मोस्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद क्या आती है, सेल वॉल अंदर की तरफ, फिर सबसे अंदर क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों की तीनों लेयर्स का हमारे पास क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करती हैं और बनाती है सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट। इसके अलावा बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि वो कलर की तरफ किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करवाते हैं। स्टेनिंग का मतलब हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे। अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, कोई भी कलर में अगर उन्होंने एक तरीके से कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो उनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो दोज हु टेक अप ग्राम स्टेन उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर को अपने अंदर अप्लाई नहीं किया उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब थोड़ा ग्लाइकोकैलिक्स का देख लेते हैं मॉडिफिकेशन। तो देखो ग्लाइकोकैलिक्स की जो कंपोजिशन और थिकनेस है वो वेरी करती है अलग अलग बैक्टीरियाज के अंदर। अगर ये लूजली अरेंज्ड हुई तो बनाती है स्लाइम लेयर, ठीक है। अगर ये बहुत थिक टफ लेयर बन के रही तो बनाती है कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये लूजली अरेंज भी हो सकती है, लूज शीट सेल भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। और कभी कभी टफ भी हो सकती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। अब जो सेल वॉल होती है हम लोगों को पता है क्या करती है, एक तरीके से शेप अच्छे से बना देगी, दूसरा हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, ठीक है, बैक्टीरिया को, ताकि उसकी सेल वगैरह बर्स्टिंग ना हो पाए, कोलैप्सिंग ना हो पाए। सो प्लाज्मा में सिलेक्टिवली परमेबल होती है। एग्जाम्पल, आप लोग हो अपने घर में सबके लिए थोड़ी ना गेट खोलोगे, उनके लिए तो गेट खोलोगे जिनको आप लोग जानते हो, ऐसा थोड़ी ना सबके लिए ओपन करके रखोगे। सो हम भी क्या है, हम सिलेक्टिव लोगों को एंट्री देंगे कि इसको एंट्री देनी है तो अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो उन्हीं को एंट्री देगी जिनको वो चाहती है, ठीक है। इंटरेक्ट करते हैं वो बाहर के सराउंडिंग के साथ। तो देखो ये थी हमारे पास सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन थी। अब ये किसी किसी को एंट्री देगी, किसी को एंट्री नहीं देगी, ठीक है। दूसरा, ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। बाहर क्या है, इसके आउटसाइड वाला एनवायरनमेंट है ना, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चरली विद यूकैरियोट्स, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े बहुत हम वही मीजोसोम जो मैंने अभी आपको बताया था, एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जिसको बोलते हैं मीजोसोम। कैसे बनता है, एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एक्सटेंशन मतलब ये देखो इनफोल्डिंग हो रही है मेम्ब्रेन की। क्यों होती है भाई, पहले सुन लो। अब इनफोल्डिंग हो रही है, अगर ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे होता तो सरफेस एरिया कम है, अगर मैंने इसको ऐसे 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 कर दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये क्या बनाएगी आगे जाके, सेल वॉल बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में, बाकी कुछ सीक्रेशन वगैरह में भी हेल्प करवाती है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने में भी हेल्प करती है। अगर रेप्लिकेशन होगी तो नॉर्मल सी बात आगे क्या बनेगी, डॉटर सेल तो फॉर्मेशन उनकी होनी ही होनी है, ठीक है। सो जब इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला की फॉर्म में मिल सकती है। ये हेल्प करती है सेल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर और डॉटर सेल्स बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी यूजेस हैं, रेस्पिरेशन में, सीक्रेशन के अंदर भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द प्लाज्मा एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक सियानोबैक्टीरिया, उनके पास भी कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि क्या करते हैं, जिनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को कलर वगैरह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास बैक्टीरिया का सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है। तो सुनो, बैक्टीरिया हमारे पास कुछ मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल का मतलब जो मूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल जो मूवेबल नहीं होते। अगर भाई वो मोटाइल हुए इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा एक्सटेंशन, तो वो होता है फ्लैजिला,
ठीक है। सो इनके पास क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है उनकी सेल वॉल के ऊपर, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। अब देखते हैं पहले फ्लैजिला कैसा है भाई। तो ये है हमारे पास फ्लैजिला। अब मानो ये इसकी बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे करके हुक लाइक स्ट्रक्चर बैठा है और बाहर ऐसे क्या निकला है, फ्लैजिला निकला है। ठीक है। सो देखो नीचे क्या है हमारे पास, सबसे पहले बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी से अटैच है हुक रीजन, और हुक के ऊपर क्या लगा है, फ्लैग लगा है, फ्लैजिला। सो इस फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो देखो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है फ्लैजिला का। ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। अब ये क्या था, फिलामेंट था, नीचे क्या हुक, इसके नीचे क्या था, बेसल बॉडी। सो जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये रहा आपके पास। ठीक है। ये सेल के सरफेस से एक्सटेंड होता है। दूसरा, फ्लैजिला के साथ साथ हमारे पास कुछ पिलाई और फेमरे भी प्रेजेंट हो सकते हैं सरफेस स्ट्रक्चर पे, लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में, ये हेल्प नहीं करते मूव करने में। ठीक है। अब देखो पिलाई। सो पिलाई हमारे पास लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब पिलाई यानी कि पिल की बात हो रही है, पिल कैसी होती है भाई, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किससे बनी रहती है, प्रोटीन से बनी रहती है। तो देखो पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। देन आता है फिम्ब्रे। अब देखो फिम्ब्रे क्या है भाई, ये सेल के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे एक फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर निकल के बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे। ये हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी, जो बैक्टीरिया की जो बॉडी है, वो अटैच हो सके रॉक्स से या फिर होस्ट की टिश्यू वगैरह से अटैच हो सके। तो ये पिलाई और फिम्ब्रे क्या कर रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है मोटिलिटी के अंदर, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है। अब देखते हैं राइबोसोम और कुछ इंक्लूजन बॉडी। अब राइबोसोम हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएट होता है। ठीक है। इनका साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये 2 सब यूनिट से बनता है, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट। ठीक है। सो बड़ी वाले को लार्ज बोलोगे, छोटी वाली को स्मॉल सब यूनिट बोलोगे। ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S से बनी रहती है, जो बड़ी होती है वो बनी रहती है 50S से। अब 50 और 30 को बोलना चाहिए 80, लेकिन यहाँ पे 80 ना बोलने को बोलते हैं 70S, क्योंकि बायो वालों की मैथ थोड़ी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोटीन बनवाने में हेल्प करते हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, सो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए से क्या बना, आरएनए। अब ये जो आरएनए है ये स्मॉल सब यूनिट से अटैच हो जाता है और फिर हमारे पास निकाल के क्या देगा, प्रोटीन। सो ये ट्रांसलेशन के अंदर होता है। ठीक है। सो राइबोसोम प्राइमरी साइट होती है जहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। कैसे होगी, राइबोसोम अटैच करेगा सिंगल एमआरएनए के साथ और बना देगा चेन किसकी, प्रोटीन की, जिसको बोलोगे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। राइबोसोम हमारे पास हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन के अंदर, जिससे कि प्रोटीन बनता है एमआरएनए से। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन का मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड कर रखा है। क्या इंक्लूड करेंगे भाई, खाना इंक्लूड करेंगे, यानी कि स्टोरेज बॉडी होती है जिससे कि हम रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रख सके। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। सो ये दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेनस सिस्टम, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े रहते हैं, कोई भी इनको रोक टोक करने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स हो गए, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ गैस वैक्यूल्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे क्या आते हैं हमारे पास, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमल और फंजाई। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। एक था हमारे पास पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा के अंदर सारे क्या आ रहे थे, बैक्टीरिया। सो वो हमने कहाँ पढ़ ली, प्रोकैरियोट्स के अंदर। सो अब बाकी जो 4 किंगडम बचे वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूकैरियोटिक है यानी हमारी बात हो रही है, तो हमारे अंदर हर चीज़ का एक अलग से स्पेस बना रखा है, एक अलग से कंपार्टमेंट बना रखा है साइटोप्लाज्म के अंदर। एग्जाम्पल, अपने आप को इमेजिन कर लो, कोई घर का काम करता है, कोई कमा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की। ठीक है। अब उन ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी क्या है, मेम्ब्रेन बैठी है, कवरिंग बैठी है। ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास भी क्या है, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हम अच्छे से मूव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर।
ठीक है। सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कैसे? देखो, अब देखो प्लांट सेल के अंदर क्या था, सेल मेम्ब्रेन थी हमारे पास, इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, सो डिफरेंस मानो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हुए भी। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो एनिमल्स तो कलरफुल नहीं होते, तो इनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इसके अलावा इन्हें फूड भी स्टोर करना होता है बहुत ज़्यादा, तो फूड को स्टोर करने के लिए क्या होगा, वैक्यूल। सो जो बड़ा सा जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वैक्यूल। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा एनिमल सेल। सो एनिमल सेल के पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा सेंट्रियोल होता है जो कि सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, जबकि ये चीज़ प्लांट के अंदर नहीं मिलने वाली। सो ये डिफरेंस हो गए हमारे पास कुछ। ठीक है। तो देखो प्लांट और एनिमल सेल आर डिफरेंट एज, क्यों, क्योंकि जो प्लांट है उसके पास सेल वॉल होगी, प्लास्टिड होंगे, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जिसके अंदर। ठीक है। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, अभी दिखाया, जबकि ये सारी चीज़ किसके अंदर एब्सेंट है, एनिमल सेल के अंदर। ना तो उसके पास प्लास्टिड है भाई, वो फोटोसिंथेसिस का क्या करेगा, ना ही उसके पास वैक्यूल है, इतना खाना हम क्यों स्टोर करें जब हम मूवमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास सेल वॉल भी नहीं होती, जबकि एनिमल्स के पास एक्स्ट्रा एक चीज़ अवेलेबल है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन के अंदर हमारी हेल्प करता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है। सो यहाँ तक जिसको भी वीडियो पसंद आई, जिसको भी चैप्टर पसंद आया, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।